आज का हमारा विषय होने वाला है वो होने वाला है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। हमें तैयारी करनी है 56 में से 56 लाने की, और इस तैयारी में आपके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए, इसी उम्मीद के साथ आपकी हेल्प हम कर रहे हैं। ज्ञान वाले पर्सन हैं उनका अंक भार 17 होगा, अवबोध वाले हैं उनका अंक भार 17 होगा, और ज्ञान उपयोग वाले हैं प्यारे स्टूडेंट वो होंगे 11, और कौशल होगा उसका अंक भार है 5.5, और विश्लेषण वालों का भी है 5.5। टोटल 56 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। प्रश्नों के जो प्रकार हैं उनको हम देख लेते हैं कि प्रश्न कितने प्रकार के आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो आप देख सकते हैं 6 प्रकार के प्रश्न आएंगे। आपका पेपर अ ब स द खंड में बटा हुआ होगा और 6 प्रकार के प्रश्न होंगे। सबसे पहले प्रश्न आएंगे आपके आएंगे बहुविकल्प वाले, जिनको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्प। यानी इसमें विकल्प होंगे आपके सामने आंसर देने के लिए, और 18 प्रश्न होंगे। पर क्वेश्चन आधे मार्क्स का होगा, यानी 9 नंबर यहाँ से आपके पक्के होंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न 10 होंगे और 10 आधे मार्क्स पर क्वेश्चन आधे मार्क्स यानी 5 नंबर का होगा। अति लघुत्रात्मक होंगे 10 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 10 नंबर का होगा। और लघुत्रात्मक होंगे 10 प्रश्न, और ये है 1.5 मार्क्स का, यानी 15 नंबर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 3 होंगे और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 9 नंबर यहाँ से लेने हैं। और निबंधात्मक प्रश्न होंगे सिर्फ 2, 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, 8 नंबर यहाँ से अपने को कवर करना है। अब आपको योजना कैसे बनानी है विषय वस्तु के अकॉर्डिंग, यानी आपके पास ये 10 हैं चैप्टर हैं, आपके पास पूरे 10 ही चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है। इन 10 चैप्टर में से जैसे हम देखें कि पहला जो चैप्टर है विलियन वाला, पहला चैप्टर कितने मार्क्स का है? विलियन का 6 मार्क्स का, दूसरा भी 6 मार्क्स का है, तीसरा भी 6 मार्क्स का है। चौथा जो चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक वाला, ये 5 नंबर का है। उपसय संयोजक यौगिक है, ये 5 नंबर का है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, ये 6 नंबर का। फिर एल्कोहल, फिनोल और इथर है, ये 6 नंबर के। फिर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये 7 नंबर का। एमीन वाला 5 का, और जैव अणु है ये 4 नंबर का। टोटल 56 मार्क्स हैं ये हमारे आने। अब हम चलते हैं कि किस चैप्टर से हमें लघुत्रात्मक याद करने हैं, किस चैप्टर से हमें ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, और किस चैप्टर पे हमें निबंधात्मक प्रश्नों पे जोर देना है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे विलियम वाले चैप्टर से। विलियम का आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक समान समांगी विसरण का जब मिलन होता है तो उसे कहते हैं विलियन। और विलियन वाले से जो प्रश्न बन रहे अपने के एक आदर्श विलियन के गुण हैं वो कौन से होंगे? तो ऑप्शन ए, बी और ए, ब और स हमारे सामने हैं, तो इसके लिए द ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा अणु संख्या का गुण धर्म नहीं है ये बताना है। तो पृष्ठ तनाव नहीं है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? 55.5। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों ये। और नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इसमें आप शुद्ध जल की मोलरता हमने देख ली। प्रभाजी आसवन विधि से किसे पृथक नहीं किया जा सकता है ये बताना है। मिश्रण, विलयन, समांगी विसरण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको नहीं किया जा सकता, बाकी इनको किया जा सकता है। बेंजान में एथेनाइल अम्ल का वॉन्ट हॉफ गुणांक का मान है वो कितना होता है? तो 0.5। जल में नमक डालने पर किसका मान बढ़ता है? किसका मान बढ़ जाता है? जल में अगर नमक डाल दें तो क्वथनांक बढ़ जाता है उसका। जलीय विलयन में विलय के पूर्ण संयोजन के लिए क्वांट होम्फ गुणांक का जो मान है किस यौगिक के लिए अधिकतम होता है? तो होता है K2SO4 के लिए। और इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको हमने देख लिया। निम्न में से कौन सी गैस हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है बतानी है। HCl नहीं करता। वाष्पशील दरों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब है वो समानुपाती होता है मोल अंश में। किसमें? मोल अंश में।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे संबंधित प्रतिलोम प्रासरण किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो विलयन का प्रासरण दाब है वो से अधिक बाहरी दाब लगाने पर शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से बाहर निकलता है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रासरण की दिशा बदल जाती है इसमें, और इसे कहते हैं प्रतिलोम प्रासरण। जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि O2 गैस की है वो विलेयता अधिक होती है ठंडे जल में। तो इनको अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। मोल अंश की परिभाषा, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है? तो आम का जो बाह्य प्रासरण है के कारण वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम को लिखिए। यह आपको याद करना है कि किसका क्वथनांक कम है और किसका ज़्यादा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पीछे के एग्जामों में पूछे हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है। सोडियम अम्लगम में विलेय और विलायक के नाम लिखना है। विलेय तो क्या है? मरकरी है, और विलायक कौन है? सोडियम है, Na। और अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं और इसके नाम लिखने, और इनके गुणधर्म वृद्ध अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, ये भी बताना है। हेनरी नियम की सीमाएं लिखनी, हेनरी नियम होता क्या है, फिर इसकी सीमाएं क्या है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। प्रासरण दाब को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखना है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 4 अंतर लिखने हैं। आदर्श विलयन कौन सा होता है और जो आदर्श विलयन नहीं होता वो कौन सा होता है? तो इसके जो अंतर हैं वो अच्छे से याद कर लें आप। हेनरी का जो नियम है उसको याद करें, फिर इसका सूत्र याद करें। मोलरता, और मोलरता से किस प्रकार भिन्न है? मोलरता है वो मोल मलता से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। प्रेशर कुकर में खाना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। दूसरा है, सड़कों पे जमी बर्फ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव क्यों किया जाता है। दोनों ही प्रश्न हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेशर कुकर का देखें पहले तो। प्रेशर कुकर में द्रव्य का दाब बढ़ जाता है जिसके कारण क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और जब द्रव्य अधिक ताप पे उबलता है तो उसके कारण खाना है वो जल्दी पकता है। जबकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्वथनांक है वो भी कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया तो प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर, आप आसानी से अच्छा सा उत्तर दे सकते हैं। द्रव्य की जल्दी वाष्प बन जाती है इसलिए खाना धीरे पकता है। अगर पहाड़ों में पकाएंगे तो धीरे पकेगा। NaCl एक प्रतिहिम कारक, NaCl मतलब नमक, प्रतिहीन कारक हो तो क्योंकि यह अवाष्पीय विलेय बर्फ पर डालने से हिमांक के मान में कमी आ जाती। किसके मान में? हिमांक के मान में कमी आ जाती है, तब बर्फ पिघलने लग जाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है संप्रासरी। और सौंफ क्या है इसको भी अच्छे से याद कर ले। प्रासरण किसे कहते हैं और प्रासरण दाब में अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों विद्युत रसायन का, और विद्युत रसायन से हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो जो रासायनिक विद्युत रसायन है वो क्या होता है। तो पहले हमने देखा कि विलयन, और विलयन के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों की चालकता को हम देखते हैं तो उसे कहते हैं विद्युत रसायन। इलेक्ट्रॉन का संचालन कैसे होता है उसको विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे विद्युत अपघट्य की चालकता किसकी गति के कारण होती है, तो ये होती है आयन के कारण। 4 धातुओं के ऑक्सीकारक विभव निम्न प्रकार हैं, तो इनमें से प्रबल अपचायक बताना है। इनमें से किसके द्वारा लोहे में जंग का उत्प्रेरण होता है, किसके द्वारा हो जाता है? H+ के कारण। मोलर चालकता की इकाई क्या है, तो इसको अच्छे से याद करें क्योंकि गत परीक्षाओं में पूछे हुए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जंग का सूत्र क्या है? जंग क्या होती है? अगर लोहे की वस्तु को हम खुले में रख दें जहाँ पे हवा उसको टच करे तो वहाँ जंग लग जाता है, उसमें भूरे रंग की परत जम जाती है। उसका सूत्र क्या बन जाता है? याद करें Fe2O3 X
H2O। जिंक को आयरन पर लेप चढ़ाकर, आयरन मतलब लोहा, जिंक की जब आयरन पे लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज किया जाता है, गैल्वेनाइजकरण की क्रिया कहते हैं, जिसको हम 10th में पढ़ते हैं, परंतु इसके विपरीत संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो विभव आयन से अधिक होता है। प्रतिरोधकता का मानक ज्ञात करना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसको अभिक्रिया द्वारा समझाया हुआ है। मानक जो इलेक्ट्रोड है विभव किसे कहते हैं, इसको भी अच्छे से याद करना है। इनकी परिभाषा विद्युत रासायनिक सेल के लिए इंसर्ट समीकरण लिखना है। किसी विद्युत अपघटय की सांद्रता घटने पर चालकता घटती है परंतु मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों? तो इसके लिए बताएं। तनुकरण करने पर यानी सांद्रता घटाने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या वो घटने के कारण चालकता घट जाती है। इसके लिए सूत्र के तहत बताएं। फैराडे का विद्युत अपघटय का नियम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस नियम को अच्छे से याद करें। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। सेल स्थिरांक क्या है, इसका सूत्र और इकाई क्या है। मोल इलेक्ट्रॉन पर किसका आवेश होता है, ये भी अच्छे से याद करना है। लोहे के संसारण में प्रयुक्त होने वाले उत्सर्ग जो इलेक्ट्रोड हैं उनका नाम लिखना है और वह संसारक को कैसे रोकता है। तो इसके लिए कौन कौन से हैं जो कि इस पे जंग लगने से बचाते हैं। कहने का मतलब यह है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते। कारण क्या है कि जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक तथा कॉपर के कौन से होते हैं, धनात्मक। अतः जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट पर जिंक के जो आयन हैं वो ऑक्सीकृत होकर लवण सेतु क्या होता है। लवण सेतु को देखें। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड और एनोड का एक कांच की यू नलिका से जोड़ा जाता है जिसमें प्रबल विद्युत अपघटय KCl, NH4Cl, KNO3, Na2SO4 और एगार का पेस्ट भरा रहता है जो कैथोड और एनोड पर आयनों को संतुलित करता है, जिससे सेल है वो लगातार कार्य करता रहता है। सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसको भी याद करना है। शुष्क सेल की क्रिया विधि का नामांकित चित्र बनाना है। 3 मार्क्स का निबंधात्मक प्रश्न आएगा, 3 मार्क्स का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको अच्छे से याद करें अभिक्रिया को। प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री में अभिक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है रसायन विज्ञान में, इसलिए इसको अच्छे से आपको याद करना है। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बड़ा ही सरल है, इसको एक बार अभ्यास से कर लें आप। ये सेल है और सेल में कौन कौन सी चीज़ें भरी हुई होती हैं उनको आसानी से लिख के पहले याद करें फिर लिखें। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है रसायन विज्ञान जिसमें एग्जामिनर आपके मार्क्स है वो काटता कम है, तो आप लिखने का जो तरीका है उस पर अभ्यास करें और एक भी मार्क्स नहीं कटे। केमिस्ट्री में आप अपना भविष्य आसानी से बना सकते हैं और बहुत अच्छे आप भविष्य में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के ज्ञाता बन सकते हैं। इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। तो आप अभी बच्चे हो लेकिन भविष्य आप अपना बना सकते हो, क्योंकि आप अपना भविष्य बनाओगे तभी बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी किसी का भविष्य बनाता नहीं है, खुद इंसान को बनाना पड़ता है। तो अभी आपके पास समय है, घबराएं नहीं और अच्छे से तैयारी करें। अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने का प्रयास करें। ज़रूर आपका प्रयास है वो सफल होगा और आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें ताकि वो भी पढ़ लें। संसारक की जो क्रिया विधि है उसको समझाना है। ये विद्युत रासायनिक परिवहन है, संसारण को रोकने के लिए कौन सी विधियां हैं ये भी बताएं। तो धातुओं की सतह पर ऑक्साइड और अन्य लवणों की जो मंद गति से अपने मूल रूप को खो देती है उसे क्या कहते हैं, संसारण। जैसे लोहा है, लोहे पे जंग लग जाती है तो वो क्रिया यही कहलाती है। तो लोहे पे धीरे धीरे जंग लगने से वो क्या है, एक दिन गल जाता है, टूट जाता है, तो उससे उसका जो रूप है, मूल रूप है वो खो देता है। या चांदी पे जैसे काली परत जम जाती है, पीतल पे हरे रंग की परत जम जाती है, ये वही क्रियाएं हैं। इनको अभिकरण से आपको बताना भी है।
नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों रासायनिक बल गति। कौन सा चैप्टर है? रासायनिक बल गति। और इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये है, ताप के साथ अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ता है। रासायनिक बल गति होती क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ा देता है उसको कहते हैं बल गति। यानी वेग, रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग होता है उसको बल गति कहते हैं। वेग उसका बढ़ता है घटता है, किस कारण से? तो ये भी इसमें इसी चैप्टर में है। ताप के साथ अभिक्रिया का वेग है वो क्या घटता है कि बढ़ता है? तो संघटन आवृत्ति में वृद्धि के कारण बढ़ता है। एस्टर का जल अपघटन है वो निरूपित करता है किस प्रकार से? आभासी एवं आणविक। तो इससे बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ दिया गया है, आप इनको अच्छे से याद करें, अच्छे से याद करें, बार बार अभ्यास करें इनका। इनसे बनने वाले ये आपके प्रश्न हैं वो हैं प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थान वाले, कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धकाल आयु का गुणा है वो है 10 गुणा। H2 और Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग कोटि अभिक्रिया क्या कहे? शून्य। वेग समीकरण है, इसमें आपको बताना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये आपके विद आंसर हैं, इनको आप अच्छे से याद करें। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत उल्लेख हुआ है। कौन से बिंदुओं के अंतर्गत उल्लेख हुआ है? अभिकारकों की सांद्रता और अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उत्प्रेरक, इन तीनों को बताना है कि जो अभिक्रिया की सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता है, वो उसके वेग को कैसे बढ़ाती है घटाती है। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके कारण क्या असर होता है। उत्प्रेरक कौन से होते हैं और उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वो एक ही जगह आपको विद आंसर सेलेक्ट करके दे दिए, आपको कहीं और आंसर नहीं ढूंढने। प्यारे विद्यार्थियों बड़ी ही मेहनत से नोटबुक तैयार की गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, आपके समय को बचाएं और आपके समय का बेहतर प्रबंध हो, इसका पूरा प्रयास किया गया। डी और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, जिसने आवर्त सारणी को अच्छे से याद कर लिया और उसके सभी ब्लॉक को याद कर लिया, उसका रासायनिक विज्ञान में कमांड होगी, ये मान लेना। चाहे आप अभी अच्छे तरीके से याद कर लो, ताकि भविष्य में जब भी आप केमिस्ट्री विषय लो या आप रसायन विज्ञान लो तो इसमें अच्छे मार्क्स ला सको, अच्छे से इसका अपनी कमांड है वो इस पे बना सको। तो इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो प्यारे विद्यार्थियों दे दिए गए हैं। इसके लिए रिक्त स्थान वाले पर्सन भी दे दिए गए हैं कि किस प्रकार के रिक्त स्थान वाले मोस्ट पर्सन हैं। और ये वो पर्सन हैं जैसे जिंक तथा टिन में बनी मिश्रण धातु है वो कौन सी है? इनके मिश्रण से बनती है कांसा। और ये पूछे हुए पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पूछे हुए पर्सन है। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? मिश्र धातु क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट अपना चैप्टर है वह है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है तो उनसे जो यौगिक बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसंयोजक। इस चैप्टर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे दिए हैं। तो विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। FeCN6 फॉर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है ये बतानी है। तो इसमें क्या है? 0 है। संकुल में कौन सा लिगैंड होने पर बंधनीय साम्यवता होगी? तो ये कौन सी होगी? NCS। तो इससे बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि गत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आयनन समावितता किसे कहते हैं? किलेट प्रभाव क्या होता है? तो इनको अच्छे से सीखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों अगर अभी तक भी आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं?
इसके अंदर हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ही क्या है, दोनों ही हाइड्रोकार्बन हैं, हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन, दोनों हाइड्रोकार्बन होते हैं और दोनों में हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी जगह है वो हेलोजन ले लेते हैं, इसीलिए इनका ये नाम है। तो एल्किन हैलाइड की क्रियाशीलता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी क्रियाशीलता बतानी है घटते क्रम में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। तो अच्छे से याद करें, इनका घटता क्रम आपको याद करना है। शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में प्रयुक्त हेलोजन युक्त यौगिक हैं वो क्या है, तो हेलोथेन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा थेन है, हेलो वाला थेन है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में, यानी जब ऑपरेशन होता है किसी का तब इसका यूज किया जाता है। इनका मिलान है वो अच्छे से सुमेलित करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे हुए हैं। थायोनिल क्लोराइड है वो क्या होता है, क्या सूत्र होता है उसका, तो SOCl2। रेशमिक मिश्रण है वो क्या है, तो समतल ध्रुवीय प्रकाश को नहीं घुमाता है। विन्यास का प्रतिनन पाया जाता है। फियोन 12 क्या है, तो फियोन 12 क्या है, CF2Cl2 फियोन 12 होता है। इससे बनने वाले जो भी अपने पर्सन हैं रिक्त स्थान वाले, वो भी आपके लिए सेलेक्ट कर दिए गए हैं एक ही जगह। प्यारे विद्यार्थियों, आप बार बार इनका अभ्यास करें, एग्जाम नज़दीक है। आपने अब तक भी अगर केमिस्ट्री विषय नहीं पढ़ा तो भी आप घबराएं नहीं और आसानी से पढ़े। जैसे रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक या किसी यौगिक के दो प्रतिबिंब रूपों को एक समान प्रतिशत मात्रा में यानी समान अनुपात में लेकर बनाया गया मिश्रण है वो ये मिश्रण कहलाता है रेशमिक। और ये प्रकाशिक जो होता है ये अक्रिय होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है क्योंकि एक सवयव द्वारा उत्पन्न घूर्ण को दूसरा सवयव निरस्त कर देता है। तो प्रतिबिंब के रूप में सिरेमिक मिश्रण में परिवर्तित होने के क्रम को रेषीय समीकरण कहते हैं। SN1 और SN2 में अंतर बताना है, दोनों में क्या अंतर है, बिल्कुल इसको अच्छे से सीख ले। हेलो एल्केन की KCN में अभिक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किन साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgCN में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड। तो अभी ये बताना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन SA1 अभिक्रिया नहीं दर्शाता, क्यों, नेक्स्ट अपना चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों एल्कोहल, फिनोल और ईथर। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो प्यारे विद्यार्थियों एल्कोहल, फिनोल और ईथर होता क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है, ये तो हमें पता है। और इनका उपयोग इन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कहाँ होता है, घरेलू कार्यों में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है, ये याद रखें। तृतीयक ब्यूटिक एल्कोहल का नाम है IUPAC, क्या नाम है, तो 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। फिनाइल यथजरज यानी जेडन के साथ आसवन कर देता है, क्या कर देता है, बेंजीन। फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों में वेदीकरण में प्रयुक्त होता है, वो कौन होता है, NaHCO2। इनमें से कौन सा हाइड्राइड एल्कोहल है, वो कौन सा है, एथिनॉल ग्लाइकोल। तो इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि गत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं आपको दे दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनका अभ्यास करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, वो भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। इनसे बनने वाले जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, क्योंकि यहाँ से रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि किस चैप्टर से आपको निबंधात्मक याद करने हैं, किस चैप्टर से आपको 3 मार्क्स वाले करने हैं। एल्कोहल में सगुणन प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से अपनी अभिक्रिया को दर्शाना है कि किस प्रकार से अपने अणु हैं, इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधते हैं आपस में। फिनोल में कैसे, फिनोल से निम्न में से प्राप्त करेंगे, एस्प्रिन और सैलिसैलाइड। तो इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। निम्न अंतर परिवर्तनों के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एथेनॉल से 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल से एथेनॉल और 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल।
इसके लिए इन अभिक्रियाओं का प्रयोग करेंगे हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए सिलेक्ट करके दे दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर 8 का है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, पीछे के एग्जाम में वो दे दिए गए हैं। ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें C और O के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। उसको कहते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड तथा कीटोन की मुख्य अभिक्रिया है वो क्या है? तो नाभिकीय योगात्मक है। तो इससे बनने वाले जोन्स अभिकर्मक है। कार्बनिल समूह के कार्बन का जो संकरण है वो होता है। ये सब आपको याद करने हैं, तो एक बार इनको अच्छे से याद करें प्यारे विद्यार्थियों। इससे बनने वाले जो अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो भी आपको दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आएंगे, तो उनको अच्छे से याद करना है। अभिक्रिया को समझाइए, निम्न अभिक्रियाओं को समझाना है। तो रोजेमुंड अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया और स्टार्ड अभिक्रिया। पीसीसी का पूरा नाम लिखिए और किसका मिश्रण है? पेरिडीनियल क्लोरोक्रोमेट। गिरनार अभिकर्मक की शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया। हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने संगत अणुभार वाले एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से उच्च होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको अच्छे से, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करना है। नाभिकीय योजक अभिक्रिया की क्रियाविधि बतानी है। एल्डिहाइड से हेमी एसीटल और एसीटल बनाने का समीकरण। अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, जैसे आदि अभिक्रिया दी हुई है, इसको पूर्ण करना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है वो फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं? तो फिनोल प्रोटॉन व्यंग संयुग्मिकर और फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, जिसको हमने चित्र द्वारा, अभिक्रिया द्वारा दर्शाया हुआ है। इन संरचनाओं को बनाएं, जैसे यहाँ अम्ल है, ये संयुग्मी सार बना है, कार्बोक्सिलिक आयन बना है, समतुल्य अनुनादी संरचनाएं बनी हैं। अनुनादी संकर को दर्शाएं। निम्नलिखित पदों को समझाइए। एल्डोल संघनन और क्लीमेंसन अपचयन, इनको बताना है। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया पदों से समझाना है इनको। वोल्फ किश्नर अपचयन, दोनों को समझाना है। और जो दोनों को जब समझाएंगे हम, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को भी समझाना पड़ेगा। निम्न पदों को समझाना है। कौन से पद हैं? गाटरमान कोख अभिक्रिया और फेलिंग परीक्षण। जब इन दोनों को समझाएंगे तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसका भी हमें उल्लेख करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एमीन। नेक्स्ट चैप्टर है एमीन प्यारे विद्यार्थियों, और इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट कर दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एमीन होते क्या हैं? अमोनिया के जो यौगिक हैं उनको एमीन कहते हैं। किसके यौगिक? अमोनिया के। जैसे यह नाइट्रोजन है, तो एमीन के n परमाणु का संकरण होता है sp3। एल्कीन के एमीन बंध का कोण मान है वो कितना होता है? तो होता है 108। मैथिल एमीन नाइट्राइट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाते हैं? CH3OH। दंत चिकित्सा में निषेचक के रूप में उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नवोकेन, किसका प्रयोग किया जाता है? नवोकेन का। कौन से प्रतिहिस्टोन यौगिक में तृतीयक अमीनो समूह उपस्थित होता है? वो होता है बेनेड्रिल में। आइसोप्रोपिल एमीन
ये क्या होता है? प्राथमिक एमीन होता है आइसोप्रोपिल एमीन। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं अति लघुत्रात्मक में, जैसे कौन सी एमीन जल में विलय अविलय होती है। तृतीयक एमीन होते हैं जो जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। चतुष्क अमोनियम और लवण का एक उपयोग बताना है। पृष्ठ सक्रिय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तृतीयक ब्यूटिक एमीन किस प्रकार के एमीन होते हैं? प्राथमिक एमीन होते हैं। एमीनो के प्राकृतिक स्रोत हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? जैसे प्रोटीन में हो गया, विटामिन हो गया, एल्केलाइड हो गया, हार्मोन हो गया। डाइजेस्टीकरण की अभिक्रिया किस ताप पर संपन्न होती है? तो इसके लिए ताप बताना पड़ेगा। ये ताप है। एनिलीन में एमिनो समूह का संकरण प्रभाव कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये भी बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है निम्नतर एलिफैटिक एमिनो की गंध कैसी होती है? कैसी होती है? मछली के समान गंध होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जैसे ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण बताना है, होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया बतानी है, और ग्राबिल एमीन अभिक्रिया बतानी है। तीनों अभिक्रियाओं को बताना है। एमिनो की क्षारीय प्रवृत्ति को समझाना है। जो एमिनो होते हैं क्या वो क्षारीय होते हैं? और होते हैं तो उनकी अभिक्रिया बतानी है कि किस प्रकार से वो क्षारीय गुण हैं उनको दर्शाते हैं। हिसनबर्ग अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में भेद और पृथक्करण को समझाइए। किस प्रकार से एमीन में पृथक्करण करते हैं तो वो भी बताना है। एलिनीन का NH2 समूह O और P निर्देश होते हुए भी क्या कारण है कि इसका नाइट्रीकरण करवाने पर मेटा उत्पाद पर्याप्त मात्रा में बनता है? तो इसको इस अभिक्रिया से हम समझाएंगे। एनिलीन के ब्रोमीनीकरण को समझाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखनी है। डाइजेस्टीकरण, सेंडीमर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, डाइजेस्टीकरण को समझाएंगे तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया दर्शानी पड़ेगी। और फिर सेंडेमाइट अभिक्रिया बनाएंगे तो इसके लिए, और गाटरमान अभिक्रिया बनाएंगे तो ये अपने को बनाना पड़ेगा। एमिनो में मध्यवर्ती और श्रृंखला समवेता के एक उदाहरण बताना है। युग्मन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। एनिलीन के नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण जिसको बोलते हैं, पहले इसका एसिटिलीकरण कराया जाता है। क्यों? तो नाइट्रीकरण के जो मिश्रण है उसमें उपस्थित जो सांद्र है NH3 ऑक्सीकारक होता है ये, अतः यह एक एनिलीन का ऑक्सीकरण कर देता है। अतः नाइट्रो उत्पाद के साथ ऑक्सीकरण उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। अतः M उत्पाद भी अपेक्षित मात्रा में अधिक बनता है। अतः एनिलीन के इस प्रकार से हमें कराना पड़ता है। आप 4 नाइट्रोलीन को 2 ब्रोमोबेंजोइक अम्ल कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो इसके लिए अभिक्रिया दर्शानी पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट और अंतिम चैप्टर अपने केमिस्ट्री विषय का, अपनी रसायन विज्ञान का, वो है जैव अणु। अगर अब तक भी आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से शेयर कर दें। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अनअपचयी शर्करा नहीं है? अनअपचयी शर्करा नहीं है वो बतानी है। तो स्टार्च है, सेलुलोज है, सुक्रोज, लैक्टोज नहीं है। ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा अम्ल बनाता है? सेक्रेरिक अम्ल है वो बनाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछे हुए प्रश्न है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो के विटामिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सी है? सुक्रोज, ग्लेटोज और लैक्टोज। और फ्रैक्टोज है वो सबसे सर्वाधिक शर्करा है उसमें। तो इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही जगह आपके लिए समेट के रखा गया है ताकि आपको जगह जगह नहीं घूमना पड़े। इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? तो टायरोसिन। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? जाइमेज। प्यारे विद्यार्थियों की जैव अणु होता क्या है?
तो ये जीवित जो जीवों में पाए जाते हैं ना, रासायनिक यौगिक, जीवित जीवों में रासायनिक जो यौगिक पाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं जैव अणु। तो उन्हीं के बारे में है विटामिन वगैरह में। वसा विलय विटामिन नहीं है, वसा में जो विलय नहीं होता वो बताना है। कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में विलय होते हैं, कुछ नहीं होते, तो नहीं वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है। ए डी के तो होता है, सी नहीं होता। इनमें से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संचित हो सकता है वो बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है B12। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक शर्करा रोगी के मूत्र में किसका परीक्षण किया जाता है? ग्लूकोज का। शर्करा रोगी यानी जिसको शर्करा शरीर में बढ़ जाए, उसके रोग हो जाए, उसको कहेंगे शर्करा रोगी। विटामिन B12 की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? रक्तलापसा, जिसको बोलते हैं पेरिनीशियन एनीमिया। प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की प्रवृत्ति जो प्राथमिक संरचना है, DNA में नाइट्रोजन क्षारक होता है, RNA में नहीं होता। कौन सा नहीं होता? थाइमिन। तो इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, इनमें सभी को आपको याद करना है। प्यारे विद्यार्थियों, थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोथायराइड हो जाता है। जैसे गले का रोग हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं इसको अवटुता बोलते हैं। हाइपोथायराइड। रक्त में ग्लूकोज मात्रा नियंत्रित होती है किससे? इंसुलिन हार्मोन से। अपचयी शर्करा कौन सी होती है ये बतानी है। तो इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं वह आपके लिए एक ही जगह शामिल कर दिए गए हैं, और ये उन गत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं जो कि वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक। विटामिन क्या है? RNA की द्वितीय संरचना। प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसमें लघुत्रात्मक जो प्रश्न आएंगे उसको यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पष्ट कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड के रूप में होता है। इसके लिए सूत्र बताना पड़ेगा। मांसपेशियों में कौन से प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है वो देना है। अपवर्त शर्करा कौन सी होती है? एंजाइम कौन से प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो गोलाकार प्रोटीन होते हैं। तो स्टार्च की संरचना को स्पष्ट कीजिए। स्टार्च वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टार्च की संरचना को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। प्रोटीन की द्वितीय संरचना को स्पष्ट कीजिए। आवश्यक अमीनो अम्ल और अन्य आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं और अन्य आवश्यक कौन से होते हैं? तो ये आपको बताना है। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या मतलब है? किस प्रकार से समझा सकते हैं हम इसको? प्रोटीन को उच्च ताप पे गर्म करने पर अथवा उसके pH मान में परिवर्तन करने पर इसके बंध हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण इसके ग्लोब्यूलर प्रोटीन के हेलिक्स खुल जाते हैं, जिससे प्रोटीन की जैविक सक्रियता वो नष्ट हो जाती है। इसको कहते हैं प्रोटीन विकृतीकरण। ग्लूकोज की भावार्थ संरचना ये बनानी है। DNA और RNA में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट। DNA और RNA में अंतर आप आसानी से कर सकते हैं। DNA क्या है? डीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और RNA क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA में और RNA में कौन सी शर्करा होती है? दो ही अंतर है मोस्ट। फिर तीसरा है DNA में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और RNA में नाइट्रोजनी क्षारक के बजाय ये क्षारक होते हैं। DNA की द्वितीय संरचना द्विकुंडलिनी होती है। RNA की द्वितीय संरचना एक रज्जुकीय होती है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इनमें दोनों में अंतर बताना है। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना ये तो आप 10th से बनाते आ रहे हैं, तो आसानी से बना सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंट क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका उपयोग क्या है? तो DNA फिंगरप्रिंट का आजकल बहुत उपयोग किया जाता है। तो ये किस काम आता है? प्रत्येक व्यक्ति में DNA की जो संरचना है वो अद्वितीय होती है, सबकी अलग अलग होती है, इसी के आधार पर पता चलता है। तो इससे ज्ञात होता है कि DNA फिंगरप्रिंट
कहलाता है। और इसके प्रत्येक प्राणी की उंगलियों में छाप अलग होती है इसके कारण। इसी से उसके वंश का पता चलता है। और तकनीकी सहायता से, जैसे अपराधी की पहचान करनी हो, किसी व्यक्ति की पैतृकता यानी उसके वंश का पता लगाना हो, तो दुर्घटना में मृत व्यक्ति की शिनाख्त करनी हो, प्रजाति समूह का जैव जो पुनर्लेखन है वो करना हो, न्यूक्लिक अम्ल क्या है और आरएनए डीएनए में शर्करा है उसका बताना है, विभिन्न विटामिन और उसके अभाव से होने वाले रोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अच्छे से याद कर लें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और इसके लिए क्या खाना चाहिए। विटामिन बी की कमी से थायमिन रोग हो जाता है, बेरी जिसको बोलते हैं। और इसके लिए कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं, कौन से विटामिन, कौन दूध दही कुछ खाया जाता है वो बताना है। विटामिन B2, B3, B6, B12 मोस्ट है। विटामिन ए बी मोस्ट है, इसको अच्छे से याद करें। विटामिन सी विटामिन जिसको एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। नींबू संतरा आंवला में होता है, खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन डी, इससे कौन सा रोग होता है, ये कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन ई, और इससे मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, इसके लिए अंकुरित गेहूँ, नट, पालक, अंडा। विटामिन के मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता और पालक हरी सब्जी में ये पाया जाता है। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल है वो कहाँ चला जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ चला जाता है, वो अवशोषित हो जाता है। एमिनो अम्लों के गलनांक और जल में विलेयता सामान्यतः हो तो अम्लों की तुलना में अधिक होती है, सामान्यतः अम्लों की तुलना में अधिक होती है एमिनो अम्लों के गलनांक और जल में विलेयता की प्रवृत्ति। तो ये भी बतानी है। प्रोटीन का उत्क्रमणीय विकृतीकृत और अनुत्क्रमणीय विकृतीकृत को समझाइए, तो दोनों को आप अच्छे से समझा सकते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों के प्रकार और उनकी संरचना, और उनको जब हम बताएंगे तो इस प्रकार से हमें संरचना बनानी पड़ेगी। तो इसको अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को समझाना है। उभयधर्मी प्रकृति को जब हम समझाएंगे तो इस प्रकार से हमें इसकी संरचना बतानी पड़ेगी। ग्लाइकोसाइडिक बंध से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि डी ग्लूकोज एक अपचयी शर्करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, ये भी बताना है। एमिनो सावयव क्या होता है, फ्रैक्टोज को लेवुलोज क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। तो प्रकृति में उपलब्ध फ्रैक्टोज वाम ध्रुवणक होता है, इसके ध्रुवण कोण का मान है वो -92.4 होता है, तो इसे लेवुलोज कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सूचना के साथ, तब तक थैंक